हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी कथा साहित्य का विकास किस तरह से हमारे साहित्य में हुआ उसका रूप स्वरूप मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटा, हिंदी कथा साहित्य के विकास में मैं पहले साहित्य का अर्थ, उत्पत्ति और विकास का रूप यहाँ पर बताना चाहूंगी। उसके बाद किस तरह से कथा साहित्य में अ, अन्य धाराओं में या विधाओं में इसका विकास हुआ, उसका वहां पर मैं प्रादुर्भाव करूंगी। साहित्य की उत्पत्ति और विकास भी उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार अन्य कलाओं में साहित्य का विकास हुआ। भारतीय साहित्य की परंपरा ऋग्वेद से लेकर आज तक के साहित्य में निरंतर प्रवाहमान रही है। साहित्य में उनका संबंध मानव हृदय के उन स्थायी भावों से होता है जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। साहित्य में उन स्थायी भावों को नित्य नूतन ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। भाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य की परंपरा का उदय और उद्भव और विकास को जानने के लिए हमें 10वीं शताब्दी के साहित्यिक रूप की रेखा को इस प्रकार विश्लेषित करके देखना होगा या विश्लेषित किया जा सकता है। ऋग्वेद की वैदिक भाषा विकसित हुई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों का इतिहास भी हमने देखा एवं पढ़ा है और उसी के आधार पर इसकी विवेचना भी हुई है। अपभ्रंश भाषा का विकास जिस भाषा से हुआ वह शुरुआत में हिंदी या देसी भाषा का रूप रखते हुए नजर आती है, यानी कि देसी भाषा का भी अपना एक इतिहास है, उसका भी एक अपना महत्व है जो रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। साहित्य के प्रकार तथा गद्य साहित्य का प्रारंभ। अब हम इसमें दूसरी स्लाइड पर देखेंगे बेटे किस तरह से हिंदी साहित्य के प्रकार तथा गद्य साहित्य का जो प्रारंभ है वो होता हुआ दिखाई दिया है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहितो शब्द में यत प्रत्यय साहित्य जमा यत इजिकल टू साहित्य के योग से हुई है, जिसका अर्थ है साथ होना, शब्द और अर्थ का सहभाव होना। साहित्य में अलग अलग विधाओं का समावेश होता है। इसमें कथा साहित्य यानी कि उपन्यास और कहानी का स्थान और उसका रूप स्वरूप विकास और विकसित होने की रूपरेखा का विवेचन इस प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया है। साहित्य साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य का अर्थ है बेटा सुनना और दृश्य का अर्थ है देखना। श्रव्य को तीन भागों में विभक्त किया गया है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य में। गद्य जमा पद्य में लिखा गया नाटक हम चंपू काव्य में देखते हैं। पद्य से हमारा तात्पर्य कविता से है और गद्य से हमारा तात्पर्य कहानी, उपन्यास, एकांकी से है। दृश्य को तीन भागों में विभक्त किया है, नाटक, एकांकी और रूपक में। इसी तरह से हम देखते हैं कि पद्य को दो भागों में विभक्त किया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य से हमारा तात्पर्य है कथा काव्य का शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती हुई दिखाई देती है, कथा का क्रम बीच में नहीं टूटता। मुक्तक काव्य से हमारा तात्पर्य है अपने आप में ये पूर्ण होती है, जैसे कबीर एवं रहीम के दोहे मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रबंध काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य का अर्थ है बेटा कि जिसमें जीवन का व्यापक रूप स्वरूप वर्णित किया जाता है। खंड काव्य से हमारा तात्पर्य है कि जैसे लोकनायक के जीवन का व्यापक चित्रण, यानी कि हम कोई भी कहानी, उपन्यास में या किसी भी काव्य के रूप स्वरूप को देखते हैं तो उसमें लोकनायक यानी कि लोगों द्वारा चयनित पात्रों का जो चरित्र चित्रण होता है उसका वहां पर वर्णन किया जाता है। यह हमारे बहुत से पौराणिक या ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें दिखाई देता है। इसी तरह से गद्य को अनेक भागों में विभक्त किया है, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, जीवनी और आत्मकथा।
तो हमने यहाँ पर देखा कि बेटा किस तरह से साहित्य के जो प्रकार है तथा उसमें गद्य साहित्य का किस तरह से आरंभ हुआ, उसका यहाँ पर महत्व प्रतिपादित करते हुए दिखाया है। अगली स्लाइड में बेटा हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदी कथा साहित्य के इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक से मैं आपको पहले बता दूं कि किस तरह से कथा साहित्य को इन इतिहास में जो विभाजन करने की या काल विभाजन करने की जो प्रक्रिया है, उसका रूप स्वरूप या सन या समय कब निर्धारित किया गया। हिंदी लोक भाषा का प्रथम रूप 11वीं शताब्दी में कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी कथा साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण सामान्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी कथा साहित्य के इतिहास को अपने अपने अनुसार काल विभाजन के अनुसार वर्णित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कथा साहित्य का विभाजन इस प्रकार से किया है। पहला है बेटा इसमें आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। आदिकाल हमने देखा है कि किस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका रूप स्वरूप अपने इतिहास में वर्णित किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया गया है। इसकी जो समय सीमा रखी गई है 1040 से लेकर 1375 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल 1700 से 1900 तक का इसका समय है और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल इसका समय 1900 से लेकर अब तक चला आ रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इस काल विभाजन के आधार पर पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप स्वरूप वर्णित किया गया है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे बेटा कि किस तरह से जो हिंदी कथा साहित्य का जो रूप है या स्वरूप है उसका मैं यहाँ पर थोड़ा वर्णन कर देती हूँ कि किस तरह से इन काल के आधार पर, जैसे आदि काल है या भक्ति काल है, जो मैंने दूसरी ही मतलब पहली तीसरी स्लाइड में मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने काल विभाजन आपको बताया है उसी के आधार पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि आदि काल में हिंदी साहित्य में काव्य परंपरा के साथ साथ उदय गद्य रचना को भी एक नई दिशा मिली। जैसे राउल वेल और वर्ण रत्नाकर इस तरह के उस समय में काव्य ग्रंथ लिखे गए और काव्य ग्रंथों के आधार पर लेखकों ने या फिर विद्वानों ने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। जैसे राउल खेल रोडाकृत द्वारा रचित है और ये 11वीं शती में इसको लिखा गया था। ये गद्य पद्य जमा मिश्रित चंपू काव्य के आधार पर लिखी गई है और इसकी भाषा है कोसली, यानी कि हम कोसली माना जाता है। वर्ण रत्नाकर शेखर आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और ये 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था और ये भी गद्यात्मक शैली में ही लिखी गई है। तो हमने देखा कि किस तरह से आदिकाल में इन दो प्रमुख रचना के आधार पर अभिव्यक्ति व्यक्त की गई है। भक्ति काल में हम देखेंगे ब्रज और अवधी भाषा का प्रादुर्भाव है। इसमें भाषा किस तरह से विभक्त होती हुई दिखाई है उसका यहाँ पर रूप स्वरूप रखा जा रहा है। ध्रुव दास की सिद्धांत विचार और नाभा दास की अष्ट याम यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखी गई। इसके आधार पर ही हम आगे के साहित्यकारों विद्वानों को भी देखते हैं कि अलग अलग आधार पर उन्होंने अपनी भाषा के रूप स्वरूप को वर्णित किया। जैसे हम देखते हैं कि पूरा भक्ति काल ब्रज और अवधि के साथ साथ खड़ी बोली का भी रूप स्वरूप वहां पर प्रतिपादित हो रहा था। खड़ी बोली में छंद बरन की महिमा लिखी गई जिसके लेखक है गंगकवि और योगा अभ्यास द्वारा टिप्पण सिद्ध कुमारिया ने लिखी। का समय यहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया है। रीति काल की हम यहाँ पर बात करें तो रीति काल में खड़ी बोली में प्रमुखतः रचनाएं हैं जिसमें से सर्वप्रथम है कुंतल शतक, दूसरा है भोगल पुराण और तीसरा है गंडेश गोष्ठक आदि रचनाएं उस समय पर लिखी गई। दक्षिणी हिंदी का निर्माण सूफियों और संतों द्वारा किया गया। विषय इनका रहा है प्रेमा आख्यान माना जाता है।
रीतिकाल में ब्रज और राजस्थानी में ही नहीं बल्कि वरन दक्षिणी खड़ी बोली ब्रजपुरी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली आदि विभाषा में भी गद्य साहित्य का इतिहास लिखा गया। कहानी, वार्ता, चरित्र आदि अनेक प्रकार के वहां पर रचनाएं लिखी गई। साथ ही साथ श्लोक, साखी, नाटक, वंशावली, टीका, टिप्पणी आदि अनेक रूपों में धर्म दर्शन का रूप स्वरूप मिलता है। इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, काव्य शास्त्र, व्याकरण आदि विषयों का भी वहां पर वर्णन मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कथा साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण छवियां आधुनिक युग में भी तैयार की। आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल में तो गद्य का विकास क्रम बढ़ता चला गया। कथा साहित्य में भी गद्य पद्य का महत्व निरंतर बढ़ता चला गया। अगले स्लाइड में देखेंगे बेटा कि कथा साहित्य का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ। कथा साहित्य का पहले मैं यहाँ पर अर्थ बता दूं आपको। कथा साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, बौद्धों और जैन साहित्य में भारत का प्राचीन कथा साहित्य बिखरा हुआ या विस्तार हुआ दिखाई देता है। कथा वस्तु के आधार पर 4 मानवीय भाव ही होते हैं। पहला भय, विस्मय, प्रेम और घृणा। इसमें प्रेम की अपनी ही भूमिका है। कथा साहित्य के नाम पर उपन्यास और कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय रहे हैं। कथा साहित्य के विकास को जानने के लिए उपन्यास और कहानी का उद्भव और विकास की प्रक्रिया को जानना एवं समझना होगा। उपन्यास का रूप स्वरूप, यानी कि कथा साहित्य को जो कथा साहित्य की विधा है, गद्य की विधा है, उसको 2 भागों में विभक्त किया है, उपन्यास और कहानी में। सर्वप्रथम मैं पहले यहाँ पर उपन्यास का पूरा रूप स्वरूप बताऊंगी, उसके बाद हमारी अगली वीडियो में मैं कहानी के बारे में संबोधित करूंगी। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। उपन्यास के जनक भारतेंदु माने जाते हैं। सन 1882 में हमने देखा कि किस तरह से लेखक श्री लाला निवास दास द्वारा रचित उपन्यास परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास माना जाता है। कुछ ने हिंदी उपन्यास की परंपरा का संबंध संस्कृत की पौराणिक एवं धार्मिक कथाएं, कादंबरी और 10 कुमार चरित्र काव्य ग्रंथ को माना है। मतलब किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है। इसमें भी अनेक प्रकार के विवाद हमारे यहाँ विद्वानों के मतभेद के अनुसार माने जाते हैं। और उन्होंने स्वप्रथम के रूप में जो 1882 में श्री लाला निवास दास द्वारा रचित उपन्यास है परीक्षा गुरु को ही माना। अन्य विद्वानों में सन या समय के आधार पर कुछ मतभेद रहे हैं। हिंदी उपन्यास की नींव बंगाल के अनेक उपन्यासकारों द्वारा रखी गई, जिसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र या रविंद्र आदि इसमें प्रमुख माने जाते हैं। उपन्यास का अर्थ एवं उपन्यास के प्रकार का रूप स्वरूप मैं यहाँ पर रखूंगी। पहले मैं उपन्यास का आपको थोड़ा सा रूप स्वरूप बता देती हूँ। उपन्यास का आकार बड़ा और व्यापक होता है। उपन्यास को अनेक तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है। समय, वातावरण, स्थिति, परिस्थिति के साथ बदलती समस्याओं से उत्पन्न अनुभव की प्रतिक्रिया, इन सबको मिलाकर लेखक ग्रहण कर अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। हिंदी उपन्यास की व्युत्पत्ति और अर्थ। उप जमा न्यास। उप का अर्थ है पास में यानी कि समीप, और न्यास का अर्थ है सुशोभित होना या सजाना। मतलब जो आप अपनी लेखनी में या अपनी मौलिक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं तो उसमें किस तरह की भाषा का प्रादुर्भाव करते हैं, किस तरह से अलंकारों को वहां पर दिखाते हैं, किस तरह से मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से रस का वहां पर रूप स्वरूप बिखेरते हैं। तो इन सबके समायोजन के आधार पर किसी भी कहानी का कलेवर, उपन्यास का कलेवर रचा जाता है। मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि उपन्यास को हम जो आधार है या प्रकार है, 3 प्रकार से हम मान सकते हैं कि जब भी हम किसी उपन्यास की रचना करते हैं तो उसमें हम ये 3 आधारों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। पहला है घटना प्रधान, दूसरा है चरित्र प्रधान और तीसरा है आपका नाटकीय प्रधान। कहने का तात्पर्य इन्हीं के आधार पर उपन्यास का रूप स्वरूप दिखाई देता है।
उपन्यास का उद्भव और विकास 1900 से आरंभ होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मुगल साम्राज्य का अंत और अंग्रेजों के अधीन का समय था। व्यापारिक दृष्टि से काम धंधे समाप्त होने तथा देश की आर्थिक ढांचा चरमरा रही थी या चरमरा उठी थी। जीविका के स्थान पर बेकारी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। दूसरा पॉइंट बेटा इसमें है कि 1847 की जो जन क्रांति के बाद जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उथल पुथल होने के कारण विकास के अनेक मार्ग खोल दिए गए और हिंदी में श्रद्धा राम फिलोरी, राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक रंगमंच पर सतत प्रयास कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तीसरा इसमें बेटा है यूरोप में उपन्यास का उद्भव काल। जैसे कि हम देखते हैं कि नाटक, निबंध और उपन्यास आदि लिखे जा रहे थे। उपन्यास की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। गोरख पंखी ग्रंथों का निर्माण काल 1400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। गद्य के विकास को नई दिशा मिली। सन 1900 ईस्वी में कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस समय के जो तीन प्रमुख विद्वान हैं उनके नाम है जॉन गिलक्राइस्ट और अपना दूसरा है अपना इंशा अल्लाह रखा का और तीसरा है लल्लूलाल आदि ने हिंदी के या उपन्यास के समक्ष अपने रूप स्वरूप, अपने अनुभवों, अपने ज्ञान को वहां पर दर्शाया। उपन्यास का उद्भव यूरोप में 18वीं शताब्दी में और अंत में हुआ। हम देखते हैं कि विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का जो पर्याप्त रूप है उसमें विकास होता चला जा रहा था, परंतु हिंदी में इसका अभिभाव रूप 21वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। बंगाल के उपन्यासों की रचना हिंदी से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। अब हम हिंदी उपन्यासों की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। पहला है, इसमें बताया गया है कि इस रूपरेखा को हम 4 भागों में विभक्त करते हुए देखते हैं। पहला है प्रारंभिक युग। बंगला और मराठी भाषा के उपन्यास के अनुवाद से हिंदी उपन्यासों का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु तथा समकालीन लेखकों ने दोनों भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी उपन्यास को एक तरह से जन्म या उसकी नींव रखी गई। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास का अनुवाद किया गया। सन 1882 में परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था। इस उपन्यास में आधुनिक जो तत्व है, आधुनिक समीक्षा के जो तत्व है उनका पूरा रूप तैयार कर इसे प्रस्तुत किया। विषय और उद्देश्य की दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकारों ने कथा साहित्य को अपना आधार बनाया। दश कुमार चरित, कथा सती सागर, पंचतंत्र और हितोपदेश आदि घटना प्रधान रचनाओं का उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना और सुधारवादी दृष्टि माना जाता है। इन वृत्तियों के स्थान पर या इन वृत्तियों के समान ही जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य भी सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। देवकी नंदन खत्री प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवकी नंदन खत्री द्वारा जो रचित उपन्यास है चंद्रकांता संतति, उसका यहाँ पर आधार स्पष्ट किया है। इसमें तिलस्म और मायावी दुनिया का वहां पर चित्रण किया गया है। देवकी नंदन खत्री के साथ निहाल चंद वर्मा और हरि कृष्ण जौहर का भी नाम इसमें उल्लेखनीय रूप से देखा जा सकता है। इस युग में घटना वैविध्य से युक्त समाज का रूप स्वरूप दिखाया गया
और उसी के आधार पर उपन्यास लिखे गए। हम ये जानते हैं, मानते हैं कि हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरह की समय सीमा के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपने लेखन का भी रूप स्वरूप रखते हुए नजर आते हैं। लेखक गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे और दूसरी ओर खत्री जी ने तिलस्मी परंपरा से युक्त उपन्यास लिखे। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में खत्री जी और गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी का प्रमुख स्थान है, यानी कि विशेष स्थान है। इन्होंने तिलस्म के साथ साथ मौलिकता का भी परिचय दिया। उस समय की जो विशेषता रही है या उस समय के जो विशेषता का प्रादुर्भाव है, जो उसमें गोपाल राम गहमरी का भी विशेष आधार है। उन्होंने जासूसी, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिखे। अंग्रेजी और हिंदी, बंगाली उपन्यास के माध्यम से हिंदी की गद्य रचना या परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन में 150 जासूसी उपन्यास लिखे। इस प्रकार से हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद पूर्व युग को निर्माण युग भी कहा जा सकता है। जासूसी और तिलिस्म घटना प्रधान उपन्यासों का यह युग एक अलग ही अपनी छवि अंकित करते हुए दिखाई देता है। इस युग का बोलबाला भी था। दूसरा है बेटा इसमें प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास या उपन्यासकार। इसमें श्री लाला निवास दास परीक्षा गुरु लिखकर सामाजिक उपन्यास की शुरुआत की गई। इस उपन्यास में आदर्श और नई मान्यताओं के बीच में संघर्ष को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। हिंदी उपन्यासों में मुख्यतः दो प्रकार के स्तंभ माने जाते हैं। पहला है नीतिपरक और दूसरा है मनोरंजन के आधार पर। नीतिपरक सामाजिकता का प्रारंभ श्री लाला निवास दास ने किया और इसमें उनका साथ अन्य लेखकों ने भी दिया, जैसे बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लज्जाराम मेहता ठाकुर, जगमोहन सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी आदि उपन्यासकारों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक, सामाजिक और भाव से पूर्ण उपन्यास लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान के द्वारा अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। गोस्वामी जी ने 1818 में उपन्यास नायक मासिक पत्रिका निकाली, जिसमें उनके 65 छोटे बड़े उपन्यासों का वहां पर जिक्र किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से लिखे उपन्यास के जन्मदाता किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है, जिसमें समाज के कतिपय यथार्थ जीवन का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रेमचंद पूर्व कालीन उपन्यासों में जहाँ चरित्रों के विकास या उत्थान पतन की ओर ध्यान नहीं जा पाया, वे सिर्फ मनोरंजन के तत्वों की ओर ही अपना ध्यान लगा पाए। इस युग में उपन्यास की कला का प्रारंभ तो हो गया, किंतु गंभीरता नहीं दिखाई दी। जीवन की समस्या, समापन, उपदेश ना था। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग आधारों पर अपनी रचना के द्वारा साहित्य या समाज का दर्पण दिखाने का प्रयास किया। तीसरा है बेटा इसमें प्रेमचंद युग। इस युग का आरंभ मूलतः प्रेमचंद से ही माना जाता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में राजनीतिक या सामाजिक रूप को साकार किया। प्रेमचंद युग राष्ट्रीय आंदोलन और नव जागरण का युग भी माना जा सकता है। प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया। उन्होंने पुरानी मान्यताओं का विरोध कर हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन आदर्शों की स्थापना की। सुधार एवं स्वतंत्रता की भावना बढ़ी और देश में एक नई क्रांतिकारी चेतना उभरने लगी। प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे, जैसे करम भूमि, गोदान, निर्मला, रंगभूमि आदि उपन्यासों में उन्होंने किसान या जमींदारी प्रथा या सामाजिक आधार पर किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों का वहां पर चित्रण किया। उन्हीं के साथ, उन्हीं की परंपरा में
विश्वनाथ शर्मा कौशिक या आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यासों में का आधार स्पष्ट किया। हृदय की परख और अमर अभिलाषा। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती के द्वारा सामाजिक उत्थान पतन का रूप यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अन्य उपन्यासकारों ने अनेक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद इस युग के उपन्यासों में वहां पर अच्छा विकास होता हुआ दिखाई दिया। चौथा है इसमें प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के उपन्यास के बाद अनेक प्रकार की शाखाओं में बट गए। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र की चर्चा रही। जैनेन्द्र कुमार फायडवादी विचारधारा से प्रभावित थे। फायडवादी विचारधारा से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित थे। प्रेमचंद की विचारधारा को जैनेन्द्र, अश्क तथा भगवती प्रसाद वाजपेयी ने निम्न वर्ग के जीवन तथा उसकी निराशाओं को अपनी विचारधारा का विषय बनाया। भगवती चरण वर्मा ने व्यक्तिवादी अहमवादी चेतना को अपनाया। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों का प्रादुर्भाव किया। व्यक्ति की कुंठा, आकांक्षा, यौन संबंधी बातें, आचार विचार, वासना आदि को अपने उपन्यास का आधार बनाया। किसान, मजदूर एवं साहूकारों व्यक्तियों से संबंधित संघर्ष आदि को यशपाल, नागा अर्जुन, राघे राघव आदि ने अपने उपन्यासों में वाणी दी। समाजवादी उपन्यास उस समय में लिखे गए। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित यशपाल ने उपन्यासों में अपनी अहम भूमिका निभाई। दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या आदि उपन्यासों को लिखकर उन्होंने अपनी मार्क्सवादी चेतना को वहां पर दिखाया। नागा अर्जुन ने बलचन्मा आंचलिक उपन्यास लिखा, जिसमें आंचलिक क्षेत्र की जो स्थिति परिस्थिति है, समस्याएं है, उनका वहां पर रूप स्वरूप रखा गया। प्रेमचंदोत्तर काल में उपन्यास विधा को कई धाराओं में बांटा गया। सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास। समाज की विविध समस्याओं का चित्रण किया गया। समाज में नारी का स्थान, स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम का आदर्श आदि। इसके अलावा पारिवारिक घटन, जातिगत द्वेष, लड़ाई झगड़े, चुनाव आंदोलन, ग्रामीण पलायन, मजदूर शोषण आदि का अर्थाभाव या यथार्थ भाव रूप दिखाने का प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मन द्वारा किस प्रकार से मानसिक शोषण को वह झेलता हुआ दिखाई देता है और मानसिक उत्पीड़न के कारण अपनी व्यथा को वह किसी के आगे अभिव्यक्त नहीं कर पाता या अंदर ही अंदर उसमें धंसता चला जाता है। इस तरह के उपन्यासों को भी उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत दिखाने का प्रयास किया। जैसे जैनेन्द्र ने परख कल्याणी में दिखाया, प्रेमचंद ने सुखदा में दिखाया, इलाचंद्र जोशी ने सन्यासी में, धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा और रजनी पनीकर ने पानी की दीवार में दिखाने की कोशिश की है। प्रगतिवादी उपन्यास। प्रगतिवादी उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधाराओं का वर्णन किया जाता है। इसमें सामाजिक क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी स्वातंत्र्य की लड़ाई तथा सामाजिक समानता जैसे विषयों का समावेश किया। यशपाल इसी विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने गिरती दीवारें, नागा अर्जुन ने बलचन्मा में अपनी भागीदारी निभाई है। चौथा है इसमें राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक समस्याओं का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने कर्मभूमि और रंगभूमि में, रामेश्वर शुक्ल ने अचल में राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित भावनाओं का रूप स्वरूप दिखाया है। साथ ही चढ़ती धूप में भी इसका वर्णन किया है। भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते में राजनीतिक विचारधाराओं का रूप स्वरूप समाहित किया है। पांचवा है इसमें ऐतिहासिक उपन्यास। प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म, वीरता आदि के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास का वर्णन
किया गया है। इसमें जो प्रमुख या इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा की विराट की पद्मिनी उपन्यास देख सकते हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी का तारा उपन्यास देख सकते हैं। सभी उपन्यासों में देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेम, जन जीवन में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संघर्षों और लोक जीवन पर आधारित उसका रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। छठा है इसमें आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में अचल अर्थात कोई विशिष्ट भूमि प्रदेश को केंद्र में रखकर लिखे जाने उपन्यास की यहाँ पर बात की है। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है फणीश्वर रेणुका, जिन्होंने मैला आंचल लिखा। उदय शंकर भट्ट की का है सागर लहरें और मनुष्य, और नागा अर्जुन का है वरुण के बेटे। सातवां है इसमें व्यंग्यात्मक उपन्यास। व्यंग्यात्मक उपन्यास से हमारा तात्पर्य है जिसमें किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने जो विचार हैं, जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य है, अगर वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते तो हम उस पर एकाएक व्यंग कस देते हैं। तो उन्हीं के आधार पर रचनाकारों ने या उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा इसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों और वैचारिक संघर्षों में एक करारी चोट का रूप प्रस्तुत किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कुल्ली भाट, और श्री लाल शुक्ल का है राग दरबारी, और हरिशंकर प्रसाई का है रानी नागफनी की कहानी। आठवां है इसमें बेटा प्रयोगवादी उपन्यास है इसमें, जिसमें प्रयोग के आधार पर उपन्यास के नए नए नित रूपों को दिखाने की कोशिश की है। राघे राघव, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती ने आस्थाहीन समाज, अनिश्चितता या यंत्रीकरण आदि के आधार पर उपन्यासों की रचना की है। नौवां है इसमें महानगरीय बोध द्वारा रचित उपन्यास। समस्याओं पर आधारित उपन्यासों का चित्रण कर उसमें व्यक्ति की कुंठा, निराशा, असंतोष, अवसाद आदि के रूप को दिखाने की भरसक कोशिश की है। 10वां है बेटा इसमें दलित उपन्यास। दलित उपन्यास से हमारा तात्पर्य है दलित पीड़ित जन समूह को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास। दलित से हमारा तात्पर्य यहाँ पे पिछड़ा हुआ वर्ग भी कह सकते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, यानी शिक्षा के आधार पर कोई सुधार नहीं आया। उसमें पीड़ाएं, कुंठाएं और सुख दुख आदि को अभिव्यक्त किया है। इसमें जो प्रमुख इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कृष्णा अग्निहोत्री और जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है कभी ना छोड़े खेत आदि को लिया गया है। उपन्यास लेखिकाएं, इसमें उपन्यास पहले तो लेखक का यहाँ पर रूप स्वरूप दिखाया गया है। अब हम लेखिकाओं के बारे में यहाँ बात करेंगे। इसमें मैं सूक्ष्म रूप से ही बताऊंगी कि उस समय में जो लेखिकाएं समाज से या किसी भी तरह की समस्याओं से आहत होती थी तो वह अपनी अभिव्यक्ति उपन्यासों के माध्यम से दर्ज कराती थी। प्रथम है शैल कुमारी देवी, रुक्मणी देवी और समकालीन लेखिकाओं ने नारी की पीड़ा, मुक्ति और उसकी निराशा, विवशता, विषमता आदि समस्याओं का चित्रण वहां पर किया गया है। तो बेटा इसमें उपन्यासों का जो रूप स्वरूप है, जो उपन्यासों में विषय का जो आधार लिया गया है वो कहीं ना कहीं समाज द्वारा आधारित ज्वलंत विषयों को ही लिया गया है। तो किस तरह से उपन्यास का उत्पत्ति हुई, उसका उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ और उसे कितने भागों में विभक्त किया, इस सब की जानकारी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगली स्लाइड में मैं आपको कहानी का अर्थ, उदय, रूप एवं स्वरूप के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।